हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS लीप। आज हम बात करने वाले हैं CS मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। CS की ट्रेनिंग को चूज़ करते समय हमें कौन से फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और कौन से फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, वर्क स्टडी बैलेंस। यस, आपने वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सुना है, लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए स्टडी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड मैं इसे नंबर 1 पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये आपका नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। आप अभी भी स्टूडेंट हैं और आपकी CS की जर्नी में आपके CS के प्रोफेशनल एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ट्रेनिंग के चक्कर में कभी भी स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। जब भी आप अपने लिए ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं तो ये इंश्योर कर लें कि क्या आपको सफिशिएंट लीव्स मिलेंगी, क्या जो आपका वर्क टाइमिंग है या जो वर्क लोड है आपको स्टडी भी अलाउ करेगा या नहीं करेगा। हमेशा ध्यान रखें कि ये जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ 21 मंथ्स की है। इस 21 मंथ्स में आप सब कुछ नहीं सीख सकते हैं, कुछ लिमिटेड चीजें ही सीख सकते हैं। इसके बाद जब आप मेंबर बन जाएंगे, जब आप CS बन जाएंगे, देन ऑल्सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एनीथिंग, चाहे वो मर्जर अमलगमेशन हो, IPO हो, फंड रेजिंग हो या और भी कोई बड़ी एक्टिविटी, आपको उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और अगर आपने अपने ट्रेनिंग में कोई बड़ी ट्रांजैक्शन या कोई बड़ा इवेंट नहीं किया है, दैट डज नॉट मीन कि आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है। आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए अपने एग्जाम को क्लियर करने में, साथ ही अपनी ट्रेनिंग को भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं। सो नंबर 1 इज वर्क स्टडी बैलेंस। नंबर 2, वर्क एनवायरमेंट। यस, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग। वर्क एनवायरमेंट से मेरा मतलब है कि वहां पे प्रोफेशनलिज्म कैसा है, क्या सिस्टम्स हैं, क्या प्रोसेस है, क्या पॉलिसीज हैं, क्या वो एक रिस्पेक्टफुल वर्क प्लेस है या नहीं है। अगर आप इस तरह के हेल्दी एनवायरमेंट में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपना 100% दे पाएंगे। चाहे आप बड़ा काम कर रहे हो या फिर छोटा काम कर रहे हो, आपका माइंड 100% परफॉर्मेंस देगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएं जहां पे आपको वर्क एनवायरमेंट अच्छे मिलने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि जब तक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं करते तब तक शायद आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क एनवायरनमेंट को लेके, लेकिन आप हमेशा एक कोशिश कर सकते हैं, आप अपने एक्स कोलीग से, एक्स स्टूडेंट्स जो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे बात कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं नंबर 3, वर्क प्रोफाइल। अगर हम बात करें वर्क प्रोफाइल की तो आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके का वर्क प्रोफाइल मिलेगा। जनरली अगर मैं कुछ कैटेगरी आपको बताऊं तो एक कैटेगरी होती है PCS फर्म। PCS फर्म में आपको अच्छा वर्क प्रोफाइल मिलने की संभावना होती है। कैसे? क्योंकि जो PCS फर्म है वो लिस्टेड, अनलिस्टेड, LLP, मर्जर, अमलगमेशन, बहुत सारी कंपनीज के लिए अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस पे काम कर रही होती है। तो इसलिए आपको इन सारे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वही अगर हम बात करें कॉर्पोरेट हाउस की, अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी के साथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपको सेबी रेगुलेशंस प्लस कंपनीज एक्ट की कंप्लायंसेस सीखने को मिलेंगी। वही अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी के साथ काम करते हैं तो वहां पे हो सकता है सेक्रेटेरियल आपको कम सीखने को मिले, लेकिन लीगल की अच्छी खासी नॉलेज आपको मिल सकती है। तो जब भी आप वर्क प्रोफाइल को देखें अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे, यू कैन ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि आपको वर्क प्रोफाइल से ज्यादा बाकी के जो 2 फैक्टर हैं, जैसे कि मैंने वर्क एनवायरनमेंट की बात की, वर्क स्टडी बैलेंस की बात की, इन पे ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए। अगर ये 2 पैरामीटर आपके ऑलरेडी फुलफिल्ड हो जाते हैं, देन यू कैन मूव टू द थर्ड फैक्टर which is work profile। इसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट 2 फैक्टर्स की, और अकॉर्डिंग टू मी ये जो 2 फैक्टर्स हैं इन पे हमें खासा ध्यान नहीं देना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। नंबर 4 दैट इज स्टाइपेंड। स्टाइपेंड जहां हमें ज्यादा मिलता है, हमें ऐसा लगता है हमें यही ट्रेनिंग करनी चाहिए, बट नॉट नेसेसरी। हमें ये जो 3 फैक्टर अभी जो मैंने बात की इन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। स्टाइपेंड का जो वेरिएशन है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो
जो आपको 15,000 से ज़्यादा पे करती हैं और बहुत ही कम ऐसी कंपनीज होंगी जो आपको 6-7,000 से कम पे करती हैं। तो वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं है कि इस वेरिएशन की वजह से आप अपनी स्टडी पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, अपने वर्क एनवायरनमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ करें या वर्क प्रोफाइल पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। हाँ, अगर ये अमाउंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये अमाउंट भी इम्पॉर्टेंट है, सो देन यू कैन अकॉर्डिंगली चेंज योर प्रायोरिटी। अब बात करते हैं अपने लास्ट फैक्टर की, एंड दैट इज जॉब ऑफर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये एक्सपेक्टेशंस रहती है कि अगर हम ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो हमें वहाँ से जॉब का भी ऑफर मिल जाए। वेल, ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम होता है और स्पेशली कॉरपोरेट में ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि कॉरपोरेट में ये जो डिसीजन है हायरिंग का या किसी को जॉब ऑफर करने का, ये सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी के हाथ में नहीं होता है। वहाँ पे पॉलिसीज होती हैं, वहाँ पे एचआर की प्लानिंग होती है, बजटिंग होती है, तब जाके हायरिंग होती है। सो अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, आपको वहाँ से जॉब ऑफर नहीं मिलेगा। वही अगर मैं बात करूँ पीसीएस फर्म की, सेम चीज पीसीएस फर्म में भी अप्लाई होती है, लेकिन एक जो एडवांटेज है पीसीएस फर्म में वो ये है कि वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो एक सिंगल पर्सन के पास होती है, यानी कि जो कंपनी सेक्रेटरी है, जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, उनके हाथ में होती है। और जब आप वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो चांसेस होते हैं कि वहाँ पर जो क्लाइंट्स का बेस है वो भी बढ़ेगा, यानी कि काम भी बढ़ेगा, तो आपको यहाँ पे जॉब ऑफर की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये जो पॉइंट है ये काफी सब्जेक्टिव है, तो मेरे हिसाब से आपको इसे कंसिडर नहीं करना चाहिए। एनीवेज, जब आप कल को मेंबर बन जाएंगे, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी तो मिल ही जाएगी। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो हियर। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।